नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक 62 वर्षीय व्यक्ति की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं आपको जन्म की तारीख बता देता हूं, नोट कर लीजिए। आप भी जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए, फिर हम मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। जन्म की तारीख है 5 जुलाई 1959 और जन्म का समय है रात्रि 7:57। जन्म स्थान जबलपुर, मध्य प्रदेश। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। मैं जन्मकालीन पंचांग के बारे में बता देता हूं। रविवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को, आर्द्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में। मनुष्यगण मिथुन राशि, ये वायु तत्व की राशि है और बुध इस राशि के राशिश होते हैं। तो मकर लग्न की कुंडली और मिथुन राशि, भूमि तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि। लग्नेश जन्म कुंडली के व्यय भाव में, व्ययेश कर्म में, कर्मेश अष्टम में और अष्टमेश षष्ठ में, षष्ठेश सप्तम में। यहां चंद्रमा और बुध ने आपस में परिवर्तन कर लिया है। जन्म कुंडली अध्ययन प्रारंभ करूं, लेकिन उससे पूर्व ही बता दूं कि इन्होंने एक लाइन लिखा है। शास्त्री जी, मैं उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गया हूं जहां न तो मेरी कोई विशेष ज्योतिष में दिलचस्पी है, न पहले कभी थी। पिछले 5-6 माह से मैं आपके कार्यक्रमों को देख रहा हूं। सामान्य जिज्ञासा हुई, मेरी दिलचस्पी पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। सो मैं आपसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहता हूं। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं कि आप अगर किसी भी तरह का कोई उपाय बताना चाहते हैं तो मत बताइएगा, मैं कोई उपाय नहीं करूंगा। अब मुझे इस जीवन काल में कुछ भी ठीक नहीं करना है। जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलने दूंगा। अब मुझे अपने जीवन से शिकायत अवश्य है, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि कुछ ठीक होने वाला नहीं है। ये वाला जीवन मेरा व्यर्थ ही सही। अब इन्होंने ऐसी बात क्यों कही, तो वो लाइन अब आगे सुनिए। ये कहते हैं कि मैं किसी बहुत बड़े धन्ना सेठ के यहां जन्मा या नहीं जन्मा, इसके बारे में तो मैं नहीं ज्यादा कहूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि मेरे दादा परदादा जमींदार थे। उनके पास अच्छी खासी दौलत जमीन के रूप में थी। मेरे पिता कुछ खासा नहीं किए, उन्हीं के द्वारा दी हुई संपत्ति को बेच बेच करके वो खाए, हम सबों का जीवन चलाए। मैं करना चाहता था, मैं बहुत कुछ करना चाहता था। मैंने करने का प्रयत्न भी किया, लेकिन मैंने सदैव गंवाया ही। मैं कुछ नहीं पा सका। न दाम्पत्य का सुख मिला, न धन का सुख मिला, न समाज में कोई विशेष मान सम्मान मिला। पीछे मुड़ करके देखता हूं तो पता चलता है कि जीवन में कभी कुछ था ही नहीं मेरे। असफल व्यक्तित्व का जो टैग होता है, वो इनका कहना है कि मेरे माथे पर लग गया है। और इसलिए भी अब मैं कुछ भी ठीक नहीं करना चाहता। इसलिए पहले ही आपसे कह रहा हूं, कोई उपाय ना बताएं। ऐसा ठीक है, हम कोई उपाय नहीं बताएंगे, लेकिन आज इनकी जन्म कुंडली से हमें बहुत कुछ देखने और समझने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में एक योग की चर्चा है, दरिद्र योग की। वो योग इस जन्म कुंडली में मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं उसकी चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन पहले ही एक बात आपसे बताना चाहता हूं कि क्या किसी योग में इतनी क्षमता है कि वो पूरे जीवन, जातक के जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दे? जवाब है ना। बहुत सारी परिस्थितियों को मिलाने के बाद ही एक ऐसी स्थिति बनती है जहां जातक का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस कुंडली को देख करके ये आप समझ गए होंगे। लग्नेश 12वें भाव में और 12वें का स्वामी कर्म भाव में, कर्मेश चले गए अष्टम में। अब देखा जाए
तो ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है जो कहता है कि जन्म कुंडली के 6वें भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठे हों, और चंद्रमा कैसे हों, तो पक्षबल से बिल्कुल कमजोर। सबसे कमजोर चंद्रमा अमावस्या के दिन होते हैं, इनका जन्म अमावस्या का है। अब ये सूर्य और चंद्रमा षष्ठ भाव में बैठे हैं, और ऐसे सूर्य और चंद्रमा पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि यह दरिद्र योग है। इस योग में जन्मा जातक चाहे राजा के यहां भी जन्मे तो भी दरिद्र के समान ही जीवन व्यतीत करता है। मैंने जैसा कहा कि यह कहना सर्वथा गलत हो जाएगा कि एक ही योग सब कुछ कर दे, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां बननी चाहिए। यहां देखिए, सप्तम भावपति का जाकर के षष्ठ में बैठना, षष्ठपति का सप्तम में, यहां परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन इस परिवर्तन को हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। सप्तम भाव में नीच के मंगल का होना और षड्बल में मंगल ही सबसे बली हो गए हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मारक ग्रह अथवा अकारक ग्रह सबसे बली हो तो यह भी अपने आप में राजयोग का नुकसान ही है, आपके राजयोग को यह कमजोर ही करेगा। अब देखा जाए तो इस कुंडली को जरा देखिए, यहां एक राहु आपको बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति दशम में बुध मंगल की युति और शुक्र का संबंध अगर उससे पहले हम देखें तो राहु आपको इस जन्म कुंडली में एक अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ेंगे। क्या राहु इस पूरे कुंडली को बदल सकते हैं? जवाब है ना। क्यों? राहु छाया ग्रह है, निसंदेह भाग्य भावस्थ राहु अच्छा माना जाता है, कन्या राशि में है तो बिल्कुल ही अच्छा है, लेकिन राहु छाया ग्रह है। एक मोटे व्यक्ति की छाया और एक पतले व्यक्ति की छाया थोड़ी अलग ही तो दिखेगी। राहु वो ग्रह है कि अगर आप बुलंदी पर जा रहे हो तो आपकी शान में 2-4 कसीदे और पढ़ देगा। जी हां, अगर आपकी जिंदगी अच्छी चल रही हो तो राहु उसको और अच्छा बना देगा, और राहु अगर आप कमजोर स्थिति में चल रहे हो तो राहु आपको और मुसीबत में डाल देगा। इसीलिए प्रायः मैं कहा करता हूं कि बाल्यकाल का राहु सबसे ज्यादा नुकसान करता है, बच्चों की शिक्षा को खत्म कर देता है। कारण क्योंकि बाल्यकाल में समझ कम होती है और राहु अपना वहां कुचक्र चला करके भ्रमित कर देता है, चाहे वो कारक ही क्यों ना हो। अब इस कुंडली में कुछ और चीजें हैं, जरा इसको हम देख लें। चंद्रमा पूरी तरह से इस कुंडली में पीड़ित, मकर लग्न। काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो इसे साधारण राशि शनिदेव की कही गई है। मैं इस लग्न को सदैव किंग मेकर कहता हूं। इस लग्न के जातकों के मामले में एक बात सदैव देखने में आती है कि ये जितना करते हैं उसका इनको बहुत कम ही प्राप्त हो पाता है, बल्कि इनके सहयोग से औरों को सफलता मिल जाती है। यानी मैंने हमेशा यही देखा कि जिसका भी सहयोग करें, जिनको सपोर्ट करें, वो सदैव इनसे आगे चले जाते हैं, ये तो सदैव पीछे ही छूट जाते हैं। गौर करिएगा, ये मनुष्य गण के हैं। तो रविवार का दिन और जन्म हुआ रात्रि में, रविवार का दिन जन्म हुआ रात्रि में चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष के हों तो रात्रि का जन्म हो, और चंद्रमा अगर अमावस्या के हों तो दिन का जन्म हो। यहां चंद्रमा, अमावस्या और रात्रि का जन्म। मनुष्य गण अगर जातक देव या राक्षस गण का होता तो परिस्थितियों को सदैव बदलने के लिए प्रयत्नशील होता। इनके इस लाइन में कि अभी तक अब मैं कोई उपाय नहीं करूंगा, बिल्कुल ठीक। यहां देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा कि अब न तो मुझे इस जीवन से कुछ लेना देना ज्यादा है, और मुझे पता है कि ये पूरा जीवन व्यर्थ ही है। तो एक फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेट है। अब ये व्यक्ति भी फ्रस्ट्रेट ना हो तो और कौन हो। सप्तम भाव की स्थिति को भी देखिए। मकर लग्न के बारे में आप मेरे कार्यक्रमों में सुनते आए हैं कि कर्क और मकर लग्न है आपका, तो बहुत सुखद दाम्पत्य आपको प्राप्त नहीं है, और यहां तो स्थिति और बुरी है। सप्तमेश चले गए हैं षष्ठ भाव में, सप्तम भाव में बुध मंगल, नीच के मंगल, यहां दाम्पत्य कारक शुक्र मृत अवस्था में, और वो भी पापकर्तर योग में। मुसीबत है इस कुंडली में। लग्नेश का जाकर के 12वें भाव में बैठना ये अवयोग है, और ये जातक के जीवन काल में लगातार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देता है। और व्ययपति जाकर के कर्म भाव में बैठ गए, और वो भी वक्रावस्था में लगभग मृत प्राय स्थिति में ही, चलित में हालांकि कोई बदलाव ज्यादा नहीं हो रहा है, ये भी कोई बहुत श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। वर्तमान समय में इनको केतु की दशा चल रही है, और इसके बाद इनको शुक्र की दशा आएगी। शुक्र भी जाकर के कब आ रहे हैं तो जन्म कुंडली के बिल्कुल आखिरी चरणों में, उत्तरार्ध में, और यहां शुक्र की यह दशा भी इनके स्वास्थ्य को मारने वाली ही बनेगी, क्योंकि शुक्र जन्म कुंडली के अष्टम में बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को कमजोर ही करेंगे। सूर्य की स्थिति को जरा देखिए। ये सूर्य माफ करिएगा, शनि सूर्य को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये राहु को भी देख रहे हैं। तो जो राहु थोड़ा भाग्य उत्पन्न कर सकता था वो भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव नहीं दे पाया। और मैंने क्या कहा कि राहु छाया ग्रह है। अगर आप बलवान स्थिति में हो, बुलंद स्थिति में हो, तो यही राहु आपको और मजबूत कर देगा, और अगर आप कमजोर स्थिति में हो तो ये राहु कुछ नहीं कर सकेगा।
इनकी जन्म कुंडली में जरा देखिए, चंद्रमा के पास अंश बल कमजोर नहीं है, लेकिन ये चंद्रमा बिल्कुल पक्ष बल से सर्वथा कमजोर है। बात आती है मंगल की। मंगल नीच राशि में बाल अवस्था में बैठे और षडबल में बहुत बलवान है। लग्न का मान 4 अंश 55 कला, लग्न कमजोर। देव गुरु बृहस्पति 29 अंश 9 कला मृत अवस्था, शुक्र 4 अंश 18 कला मृत अवस्था। किसी भी जन्म कुंडली में ये दो ग्रह, हर कुंडली में लग्न कोई भी हो, बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्रह एक धन का कारक है, एक सुख का कारक है, और ये दोनों का जीवन में होना, बली अवस्था में होना बेहद आवश्यक है। ये दोनों के दोनों इस कुंडली में बेहद कमजोर स्थिति में है। सवाल अब एक खड़ा हो जाता है, यहां तक इनकी जन्म कुंडली हुई, क्यों हुआ? ये तो आप लोगों ने समझ लिया, या इन्होंने भी समझ लिया होगा कि इनके साथ ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि इनकी कुंडली की स्थिति ही कुछ ऐसी बनी हुई थी जिसके चलते इनको कष्ट भोगना पड़ा। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या यही जन्म कुंडली लेकर के जितने भी उस दिन जातक जन्मे होंगे, सबकी जिंदगी ऐसी ही होगी? देखिए, अगर गौर किया जाए तो जिस ग्रह स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं, कमोबेश कुछ 19 या 20 करके लगभग हां स्थिति तो ऐसी ही होगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर हम जन्म कुंडली अध्ययन को मानते हैं, हम ज्योतिष को मानते हैं, तो हमें प्रारब्ध को मानना पड़ेगा। बिना प्रारब्ध को माने हम 100% ज्योतिष को नहीं मान सकते। प्रारब्ध था, एक ऐसे परिवार में जन्मे जिनका पिछला इतिहास बहुत अच्छा था। प्रारब्ध था जहां पिछला इतिहास बहुत अच्छा था। आए, यहां आकर के कुछ बड़ा कर पाते जरूर, लेकिन परिस्थितियों ने कभी सहयोग नहीं दिया। अब चंद्रमा शनि का आमने सामने, चंद्रमा बिल्कुल कमजोर, मन बेहद अशांत। अब होता क्या है कि जातक जब किसी ऐसे परिवार में जन्मा हो, जरा गौर करिएगा, यहां ये वाला पॉइंट जरूर गौर करिएगा। मैंने अपने यहां ज्योतिष से थोड़ा अलग हट करके अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। मैंने एक बहुत पहले एक सोना, भाग्य के रूप में सोने की चर्चा की थी कि पिता ने अगर उस सोने का इस्तेमाल नहीं किया तो वो सोना जस के तस बच्चे को प्राप्त हो जाता है। वैसे तो 100 में से 99 घरों में ये देखने को मिलता है कि पिता ने अगर कुछ ज्यादा नहीं किया, दादा ने किया तो पिता कम किए, और पिता कम किए तो फिर उनकी आने वाली संतति कर लेती है। अब यहां इनके पिता ने कुछ विशेष नहीं किया। इनका खुद का कहना है कि पिता ने जो जमीन इत्यादि था उसी को बेच करके अपना जीवन चलाया। प्रिय दर्शकों, यहां मैं विवाह इत्यादि की बहुत चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं और यहां दाम्पत्य की स्थिति कैसी है आप समझ सकते हैं। अब हम केवल, क्योंकि इनका प्रश्न इतना ही था, ये जानना चाहते थे, उपाय बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब मेरा अनुभव वहां आपका भी रहा होगा, आप देखेंगे बहुत सारे घरों में ऐसा दिखाई पड़ जाएगा कि वहां अगर पिता बहुत अच्छा किए तो बेटा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। असल में बेटा कमजोर नहीं होता। अगर पिता बहुत अच्छा किए हैं तो बेटा थोड़ा कमजोर होता है। ऐसा आपने हर घर में देखा होगा। असल में देखा जाए तो बेटा कमजोर नहीं होता। होता क्या है कि समाज में जो तुलनात्मक अध्ययन होता है वो पिता के अनुकूल अध्ययन किया जाता है। अब एक समान तो एक माता के गर्भ से निकले दो लोग नहीं हो सकते। तो एक बच्चा अपने पिता के समान हो जाए ये जरूरी थोड़ी है। पिता से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन चूंकि समाज तुलनात्मक अध्ययन करता है कि पिता तो वो थे, बेटा बहुत अच्छा नहीं कर पाया। असल में बेटे ने किया, अपने अनुकूल उसने किया, वो जितना कर सकता था उसने किया, लेकिन समाज तुलनात्मक अध्ययन करता है। एक दूसरा यह भी देखने में आता है कि कई बार पिता ने अपने सभी भाग्य को पूरी तरह से उसका इस्तेमाल किया। कई बार किसी तरह आपने देखा होगा कि वंश में कोई एक ऐसा बालक जन्म ले लिया जिसने अब तक की पीढ़ियों में सबसे बेहतर किया, अब तक की पीढ़ियों में सबसे बेहतर किया। हां, निसंदेह ये अलग है, ये बात थोड़ी अलग है। इसमें क्या होता है कि कई पीढ़ियों तक भाग्य का इस्तेमाल नहीं किया गया है या बहुत कम किया गया, और पुण्य इकट्ठा होते होते प्रारब्ध, जिसको आप समझते हैं पुण्य समझ लीजिए, प्रारब्ध समझ लीजिए, वो इकट्ठा होता रहा, लेकिन उसका इस्तेमाल कम किया गया। तो वो आकर के किसी एक को मिल गया जिसके योग बल बहुत ज्यादा है, ऐसे को वो प्राप्त हो जाता है। ये बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने आसपास ऐसा देख सकते हैं। यहां पर इनके पिता के पास जो इस्तेमाल की चीजें थी वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, जो भाग्य था वो नहीं किया, जो पैतृक संपत्ति थी उसी को बेच करके खाया। यहां गौर करिए, पिता ने कुछ ज्यादा किया ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने भाग्य का इस्तेमाल तो किया ही है, अलग तरीके से किया। सो करके खाना क्या है? सोकर खाना भी तो भाग्य का इस्तेमाल है। तो पिता ने अपने हिसाब से भाग्य का इस्तेमाल किया। ये करने तो चले,
लेकिन इनका प्रारब्ध कमजोर था, भाग्य बेहद कमजोर। तो जिस तरह की चीजें इनको मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं सकी। और फिर जन्म कुंडली में लगा हुआ ये दरिद्र योग, 12वें का स्वामी कर्म में आकर के कभी कार्य क्षेत्र में स्थिर न होने देना। अब जरा गौर करिए कि एक बड़ी समस्या और भी है। इंसान को उसके जीवन काल में असफल करने में उसका इतिहास भी बड़ा मायने रखता है। उसका इतिहास बड़ा मायने रखता है। उदाहरणार्थ, एक धन्ना सेठ का परिवार जो जमींदार था, अब जमींदार मतलब जमीन का मालिक, तो गांव घर में कहने के लिए तो आज भी लोग ऐसे लोग जमींदार ही होते कि भाई जमींदार थे, वो तो जमींदार का परिवार है। तो ऐसे परिवार के लोग क्या उनकी आने वाली पीढ़ियां बेहद सहज ढंग से गोलगप्पे का बिजनेस कर सकती है, चाय का बिजनेस कर सकती है? आने वाली पीढ़ी कभी भी ये करेगी? जवाब है ना, वो चाह के भी नहीं कर सकती। समाज नहीं करने देगा। समाज ने उसके दिमाग में, उसके माथे पर एक टैग लगा दिया है, जमींदार। ये तो जमींदार का परिवार है। अब इस जमींदार शब्द को ढोने में ये पीढ़ी कुछ खासा कर नहीं पाएगी। अब जबकि आपका प्रारब्ध कमजोर है, आप जब भी ये सोचें कि मैं जब भी करूं कुछ बड़ा और बेहतर करूं, क्योंकि आपने पिता को बहुत बेहतर करते नहीं देखा है, मैं जब भी करूं बेहतर करूं, और बेहतर का प्रारब्ध है ही नहीं, तब आप बार बार मुंह की खा रहे हैं। देखिए, आप उम्र के उस पड़ाव पर, अब सीधा मैं आपसे मुखातिब हूं, उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां मैं अगर आपको ज्ञान देने चलूंगा तो यह वैसे ही होगा जैसे मेरी तरफ से बचकानी हरकत इसको कही जाए। ठीक है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैं अपनी बात रख सकता हूं। आप उम्र के 62वें वर्ष में हैं, हो सकता है मैं ज्योतिषीय ज्ञान थोड़ा बहुत रखता हूं, लेकिन उम्र का जो तजुर्बा आपके पास है वो तो निसंदेह मेरे पास नहीं है। इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते जो ठोकरें आपने खाई है, जो दुनियादारी आपने सीखी होगी, उसका तो मुझे भी कभी नहीं आता। तो मैं जानता हूं कि मैं आपको दुनियादारी नहीं सिखा सकता। उपाय भी मैं आपको नहीं बताऊंगा जैसे आपने कहा, क्योंकि जबरदस्ती तो मैं कुछ भी नहीं कराना चाहता किसी से। पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं। देखिए, ये जो प्रारब्ध शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं ना, ये प्रारब्ध हम ही बनाते हैं। यहां तक कि आप तो चूंकि 4-5 महीने से मेरे कार्यक्रमों को देख रहे हैं, मैंने हमेशा एक बात कहा है, याद रखिएगा, आपका भाग्य कोई और नहीं लिखता है, आपका भाग्य स्वयं आप लिखते हैं। विश्वास कीजिए, आपके भाग्य का लेखा कोई और कर ही नहीं सकता। जब कर्म आप कर रहे हैं तो भाग्य लिखने वाला कोई और कैसे होगा? कर्म करने वाले आप तो भाग्य लिखने वाले भी आप हैं। निसंदेह आज आप इस परिस्थिति से, इस जीवन से जिसमें निसंदेह संघर्ष है, आप दुखी हैं, लेकिन फिर वही गलती कर रहे हैं, फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। कर्म नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करेंगे तो सीधे कहीं मोक्ष की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ना आप इधर के हैं ना उधर के हैं। मान लिया जाए दांपत्य था ही नहीं, नहीं मिला, सुख था ही नहीं, नहीं मिला, भाग्य कम था, ठीक है, लेकिन नया लिखा जा सकता है। तो जितना भी समय आपके पास है और जितना आपने बिता दिया और जितना अब आपके पास आने वाला है, मेरी राय यही है, कलम को चलाइए, कलम को रोकिए मत। कलम को यहां पर रोक दिया तो फिर अगली बार में यही कहना होगा कि यह जीवन तो ऐसे ही निकल गया। यह हर बार निकल जाएगा और हर बार किसी न किसी कारण बस ऐसा ही एक शरीर मिल जाएगा, और फिर हम यही कहते रहेंगे कि अब फिर यह जन्म तो व्यर्थ गया, अगला वाला कभी हमें कुछ बेस्ट नहीं दे सकेगा। बेस्ट तो इसी में है, अभी निकालिए। मैं कोई उपाय आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर आप खड़े हैं, अब आपसे बेहतर कौन जानता है। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली में अध्ययन करने के लिए कुछ विशेष नहीं था। मैंने चलित को देखा, केतु की दशा, इसके बाद शुक्र आ रहे हैं, शुक्र भी इनके स्वास्थ्य पर असर डालेंगे। हालांकि इस लग्न के वो कारक हैं, परंतु अष्टम में बैठे हैं, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी ला ही देंगे। आप लोग क्या देख रहे हैं इस जन्म कुंडली में? क्या दिखता है आपको? क्या आपको लगता है इन्हें कुछ उपाय करना चाहिए? मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे ना करने के लिए बता दिया। वो करेंगे ही नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, परंतु आपके पास ऐसा कोई बंधन नहीं है। कमेंट आपका है, अगर ये कार्यक्रम देखते हैं तो कमेंट भी पढ़ेंगे। क्या लगता है आपको? बुजुर्गवार के जीवन को सुखद करने के लिए कुछ करना होगा इन्हें। अब ये बात, ये फैसला
आपके हाथ। एक अकेला ज्योतिषी नहीं, बहुत सारे ज्योतिषियों का समूह है मेरे साथ जुड़ा हुआ, वो सभी अपना मत इनकी कुंडली को देख करके दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।